Hello and good morning everyone. Today we are going to read about chapter third. We will continue chapter third, private, public and global enterprises. इसके अंदर हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन कौन सी थी? अगर हम रिविजन करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी. हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में. गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? नाम ही क्या है? गवर्नमेंट कंपनी. वो कंपनी जो कि किसकी है? गवर्नमेंट की है. अब कैसे गवर्नमेंट की कंपनी है ये, तो हम देखेंगे कि इस कंपनी के शेयर जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके शेयर जब गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किए जाते हैं. कितने शेयर्स होल्ड करेगी वो गवर्नमेंट कंपनी बन है? तो 51% या उससे ज्यादा शेयर्स अगर किसी भी कंपनी के गवर्नमेंट हेल्ड करती है तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं. ये जो कंपनीज होती है ये गवर्न और रूल की जाती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और इसका रजिस्ट्रेशन भी जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होता है. दैट इज ये होल्डी किसके अकॉर्डिंग चलती है? कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये कंपनी चलती है. इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेसिक एंड हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये जो कंपनीज होती है ये क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनीज के अंडर में आती है. ये जो कंपनीज होती है, अब जब इसमें 51% शेयर गवर्नमेंट का है तो ओन भी किसके द्वारा की जाएगी? गवर्नमेंट के द्वारा ही ये ओन करी जाती है. अब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करे अकेले या स्टेट गवर्नमेंट ओन करे या दोनों मिलकर पार्टली ओन करे. गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो पार्टली या होल्डली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर इन दोनों के द्वारा होल्ड करी जाती है, ओन करी जाती है. अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसको मैनेज कौन करता है? वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी है तो मैनेज भी कौन करती होगी? गवर्नमेंट करती होगी. बट मैनेज करना इजी नहीं होता है इतनी सारी चीजों को. इसके लिए गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है, जो कि कुछ मिनिस्टर्स ही होते हैं जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में रखा जाता है. और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये इन कंपनीज को मैनेज करते हैं. अगर हम बात करें लीगल एंटिटी की तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो क्या है? पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ही है. लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है. इन दोनों की खुद की एग्जिस्टेंस है. इनको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है लॉ के द्वारा किसी न किसी एक्ट के अंडर में. ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. ये खुद के नाम से प्रॉपर्टीज खरीद बेच सकती है. इनको स्यू किया जा सकता है. ये भी किसी को स्यू कर सकती है. फिर हम बात करें इसके कंट्रोल की, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करते हैं मिनिस्टर. मिनिस्टर्स कैसे कंट्रोल करते हैं? हमने तो देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको मैनेज करते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं. इसलिए इसका कंट्रोल भी जो है वो मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये लोग पैसा कहाँ से लाते हैं? पैसा ये लोग लाते हैं शेयर्स और सिक्योरिटीज रेस करके. मार्केट में गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स आते हैं. हम देखते होंगे बीएससी लिमिटेड और एनएससी लिमिटेड, अगर देखा हो, अगर पापा वगैरह लेते हो शेयर तो उस पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के शेयर आते हैं. ये वही से अपना पैसा रेस करते हैं, कैपिटल रेस करते हैं ताकि अपने बिजनेस को चला सके. तो रेस कैपिटल बाय इश्यूइंग सिक्योरिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री टू यूज इट्स ओन रेवेन्यू फॉर ग्रोथ. हमने देखा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो थी वो अपना रेवेन्यू जो होता है, उनका खुद का जो कमाया हुआ पैसा होता है वो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट ट्रेजरीज में चला जाता है उनका पैसा. लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन का पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरीज में नहीं जाता है, वो खुद यूज कर सकते हैं. और साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनी भी जो पैसा कमाती है, जो रेवेन्यू अर्न करती है, वो सारा कहाँ चला जाता है? उनके ही अकाउंट में जाता है. और वो लोग अपने हिसाब से अपने ग्रोथ और एनहांसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वो लोग इसको यूज कर सकते हैं. दे आर फ्री टू यूज इट्स ओन रेवेन्यू फॉर देयर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन बाय ओन ग्रोथ. जो इसके एम्प्लॉयज होते हैं उनको रिक्रूट कौन करता है या उनका रेम्यूनरेशन किस हिसाब से होता है? तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करने वाले जो भी लोग होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, वो सब सिविल सर्वेंट्स होते हैं या हम बोले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं. और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है उनका रेम्यूनरेशन क्या होगा. लेकिन जब हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको रिक्रूटमेंट किस हिसाब से करना है
और क्या लोगों का रेम्यूनरेशन रहेगा, क्या सैलरी पे, किस बेसिस पर वो लोग उनको सेलेक्ट करेंगे या उनको रखेंगे। लास्ट इज अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्रीज एंड कंसर्न डिपार्टमेंट। ये जवाबदार किसको होता है? अगर इससे कोई भी गलती हो, गवर्नमेंट कंपनी से कोई भी गलती हो, तो किसको जवाब देगा? तो जवाब देना पड़ता है इनको, इनकी मिनिस्ट्रीज को, पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके साथ ये जुड़ी हुई है, जैसे कंपनी एक्ट 1956, इसके अंडर में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं इनकी पेनल्टीज के लिए कि अगर ये लोग कोई भी गलती करते हैं तो कैसे ये पेनलाइज किए जाएंगे। ये इसके फीचर्स क्या क्या थे? 51% शेयर कंपनी के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करेगी। कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से ये इनकॉर्पोरेट होगी, गवर्न होगी और रूल होगी। इसमें ओनरशिप किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टली और होल्डली ओनरशिप होती है। मैनेज की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिस पर मिनिस्ट्रीज का कंट्रोल होता है। और उसके अलावा इसकी जो कैपिटल है ये अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करके अपनी कैपिटल रेज करती है। ये अपने रेवेन्यू को खुद यूज कर सकती है, किसी गवर्नमेंट ट्रेजरीज में इनका रेवेन्यू जाता नहीं है। इनका रिक्रूटमेंट और रेम्यूनरेशन प्रोसेस खुद का होता है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड होता है। अकाउंटेबल होती है ये मिनिस्ट्रीज और कंसर्न डिपार्टमेंट को। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या है इसके? सबसे पहला एडवांटेज है फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में देखा था कि इसको मिनिस्टर्स कंट्रोल करते हैं। जब मिनिस्टर्स कंट्रोल करते हैं तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता ही है, लेकिन इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखिए, पहला उसमें है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। सिर्फ पेपर्स के अकॉर्डिंग इनकी ऑटोनॉमी होती है, बाकी ये संभाले होल्डली एंड सोलली मिनिस्टर्स के द्वारा ही संभाले जाते हैं। होती ही है इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो ये देखा जाए पेपर वर्क के अकॉर्डिंग या फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तो ये पॉलिटिकल और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से फ्री है, लेकिन इसमें मिनिस्टर्स का कंट्रोल तो होता है। मैनेज, फाइनेंस एंड ऑडिटेड एज पर एज अदर प्राइवेट कंपनी। जिस तरीके से दूसरी प्राइवेट कंपनीज होती है, जो नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज होती है, वो मैनेज की जाती है, फाइनेंस की जाती है, ऑडिट की जाती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनीज भी मैनेज की जाती है। इसके जो प्रोफेशनल्स होते हैं या इसका जो स्टाफ होता है वो अपॉइंट किया जाता है खुद के ही प्रोसेस के अकॉर्डिंग। जैसा उनको बंदा चाहिए वैसा ही वो लोग अपॉइंट करते हैं और उसकी सैलरी भी वही लोग डिसाइड करते हैं। ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? मिनिस्टर्स के द्वारा संभाली जाती है। पेपर वर्क में दिखाते हैं कि ये कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग चलेगी या इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मैनेज करेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, मिनिस्टर्स जो होते हैं वो ही इसको मैनेज करते हैं और ये मिनिस्टर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। मिनिस्टर्स अपने हिसाब से ही इसको चलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर टैग्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वही लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये लोग आए, तो गवर्नमेंट उन्हीं लोगों को लेती है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट कांग्रेस का ही रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नमेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक पार्ट बना देती है। तो इस हिसाब से हम देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा भरे हुए होते हैं। ये था गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो तीन तरीके की पब्लिक एंटरप्राइजेस थी: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी। So moving on to our next topic, changing role of public sector. Why there is a need to change the role of public sector? Why public sector needed to be removed from the market, or why there is a need to change public sector or give the role to private sector? It was because public sector जो थी उसके ऊपर ओवरबर्डन हो चुका था। पब्लिक सेक्टर जो थी वो इतना सब कुछ, सारी इंडस्ट्रीज अकेले पब्लिक सेक्टर को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अकेले तो हम संभाल नहीं पा रहे, हमारा बजट जो है वो डाउन टू डाउन होता जा रहा है, हम इकोनॉमी को ऊपर लाने के चक्कर में कर्जे में डूबते जा रहे हैं। इसीलिए हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हमारे जो कर्जे, हमारे जो लोन है वो कम हो सके। इसके लिए हमें थोड़ा पार्ट प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा सब कुछ क्यों हुआ था? क्या था
इसके बारे में हम देखें तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे तो वो इंडिया को ऐसी हालत में छोड़ के गए थे कि उनके पास ना खाने के लिए और ना कंट्री को चलाने के लिए कोई पैसा था। वो हमारी सारी इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके चले गए थे, हमारा सारा खजाना लेके चले गए थे। उस वक्त गवर्नमेंट के पास जो पैसा था उससे थोड़े बहुत पैसे से अब लोगों की नीड पूरी करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास तो पैसा बचा नहीं था कि वो इंडस्ट्रीज खोल ले या वो लोगों की जरूरत का सामान बना सके, तो गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ा क्योंकि उन्हीं के पास इतना बजट बचा था कि वो लोग कुछ कर सके। इसीलिए उस वक्त 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक सेक्टर खोला, जिसके अंडर में वो सारी कंपनीज लेके आए जो कि वो सारी इंडस्ट्रीज लेके आए जो कि लोगों की हेल्प करने वाली थी। और उसके बाद जब उनको ऐसा लगने लगा कि प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी हो चुका है, क्यों? क्योंकि उनके पास खुद के पास बजट नहीं बचा था, तो इसके लिए 1991 में वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लेके आए थे, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो वो लाया गया था 1991 में। तो ये सब क्यों लाया गया था, क्या जरूरत थी इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए, और इन रिफॉर्म्स को लाके किया क्या गया था? तो पब्लिक सेक्टर का रोल चेंज करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए गए 1991 में एनईपी पॉलिसी के अंडर में, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में। क्या थे वो रिफॉर्म? तो सबसे पहला था रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनको रिवाइव करना, रीस्ट्रक्चर करना। जो लॉस मेकिंग कंपनीज हो चुकी है या जो ऐसी कंपनीज हो चुकी है पब्लिक सेक्टर की जो कि अब पैसा ही नहीं बना रही है, जो कि लॉसेस में जाती जा रही है, ऐसी इंडस्ट्रीज को रीस्ट्रक्चर करना, वापस से बनाना। उसके बाद उनको रिवाइव करना, अगर रिवाइव करने की जरूरत है, अगर वो सिक कंपनीज हो चुकी है, अगर वो ऐसी कंपनीज हो चुकी है जो अभी लॉस मेकिंग नहीं है लेकिन आने वाले कुछ सालों में वो लॉस मेकिंग में बदल जाएगी, ऐसी कंपनीज को रिवाइव करना। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट रिफॉर्म क्या लाया गया? रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सेकेंड रिफॉर्म क्या था? क्लोज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच कैन नॉट बी रिवाइव। अब जिसको बचाया नहीं जा सकता है, ऐसी सिक कंपनीज जिनको बचाया नहीं जा सकता है, उनको बंद कर देना, उनको शट डाउन कर देना, उनको क्लोज कर देना, ताकि उनमें जो लगने वाला पैसा है उसको तो बचाया जा सके एटलीस्ट, और उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से उस कंपनी को मैनेज कर दे। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड रिफॉर्म क्या लाया गया? ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट इक्विटी टू 26% और लोअर। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज शेयर। गवर्नमेंट कंपनी के शेयर को प्राइवेट कंपनी को दे दिए गए थे, उनको बोल दिया गया था आप हमारे शेयर्स खरीद लो, और 26% और उससे लोअर शेयर बचे थे अब गवर्नमेंट के पास। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, 51% से ज्यादा शेयर हुआ तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। उस वक्त गवर्नमेंट कंपनीज की हालत सही ना होने के कारण उन्होंने क्या किया, अपने शेयर्स को डिसइन्वेस्ट कर दिया, दे दिया। किसको दे दिया? प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, और अपने शेयर्स को 26% और उससे कम लेके आ गई, ताकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम कर सके। लास्ट रिफॉर्म क्या लाया गया था? फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। उस समय क्या था, वर्कर्स के इंटरेस्ट को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर हम वर्कर्स के इंटरेस्ट को नहीं बचाएंगे तो वर्कर्स हमारे काम को छोड़ के चले जाएंगे। जब दिख रहा है उनको कि गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो अपना शेयर जो है वो देती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर के अंडर में हम जाते जा रहे हैं, तो वर्कर्स को एक अंदर से डीमोटिवेशन होने लग गया था कि हमारी नौकरी चली जाएगी और ये सब। तो उसके तहत उन लोगों ने क्या किया, वर्कर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए नए एक्ट्स लेके आए वो लोग, फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट, ताकि वो लोग इनके इंटरेस्ट को भी बचा सके। ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई, ताकि पब्लिक सेक्टर के रोल को चेंज करके प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा बहुत लेके आया जा सके। अब जो ये रिफॉर्म्स लेके आए, इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए क्या स्टेप्स दिए गए? तो सिर्फ रिफॉर्म्स थे। स्टेप्स क्या लिए गए कि कैसे इन रिफॉर्म्स को हम लगाए, इन इम्प्रूवमेंट्स को हम लेके आए? तो उसके लिए सबसे पहला था
reduction in the number of industries reserved for public from 17 to 8 and now 3. क्या किया गया, जो इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई थी कि इन इंडस्ट्रीज को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाएगी, ऐसी 17 इंडस्ट्रीज थी जिनको सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाती थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनको 17 इंडस्ट्रीज थी उनको 1991 में 8 कर दिया गया। 8 ही ऐसी कंपनीज बची थी जिनको अब गवर्नमेंट चलाएगी। उसके अलावा जो भी कंपनीज थी वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई कि आप भी अब इसमें आके अपना रोल अदा कर सकते हैं, आप भी इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, कुछ उनको दे दी गई। अब जो है अब वो 3 में बदल चुकी है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं। अब सारी इंडस्ट्रीज जो है उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्ट ले सकता है। सिर्फ ऐसे 3 इंडस्ट्रीज है जो अभी भी गवर्नमेंट के पास खोलनी है, दैट इज वो कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर उसमें एंटर नहीं कर सकता है। कौन सी है तीनों, एटॉमिक पावर एनर्जी, एटॉमिक पावर इंडस्ट्रीज, डिफेंस और रेलवेज। ये तीनों जो है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास ही है, इसके पूरे राइट गवर्नमेंट के पास है। इन तीनों कंपनीज को गवर्नमेंट के अलावा कोई प्राइवेट सेक्टर इसमें एंटर नहीं कर सकता है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही है ये। अब अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की कि किस तरीके से उन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया, तो नेक्स्ट था डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर। जो हमने यहाँ ये पढ़ा कि गवर्नमेंट इक्विटी को 26% और लोअर कर दिया गया, तो उसको हमने डिसइन्वेस्टमेंट नाम दिया था, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर। डिसइन्वेस्ट करना, हमने इन्वेस्टमेंट तो पढ़ रखा है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हमने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पर पैसा लगाया उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन कहीं से पैसा निकाल के किसी और को दे दिया उसको हम कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। हमने हमारी जो पब्लिक सेक्टर थी वहां के शेयर्स को डिसइन्वेस्ट करके प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। फिर थर्ड स्टेप है सिक इंडस्ट्रीज आर हैंडेड ओवर टू BIFR। BIFR क्या थी, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा बोर्ड था, ये एक ऐसा हम बोल सकते हैं एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो कि क्या करते थे, ये जैसे हम बोले कि अगर एक इंसान सिक है तो उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वैसे ही अगर एक कंपनी सिक है या लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसको हम कहाँ लेके जाते हैं, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के पास। इस बोर्ड का काम क्या होता है, जो सिक इंडस्ट्रीज है उनके लॉसेस को ये सेट ऑफ करने की कोशिश करती है कि कैसे भी करके उसको लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में बदले। और अगर ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उस कंपनी के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को बेच देते हैं और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको गवर्नमेंट ट्रेजरीज में डाल देते हैं। और वैसे भी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज है तो पैसा बचता ही कहाँ होगा, उनको गवर्नमेंट ट्रेजरीज में डाल दिया जाता है जो भी कुछ बचता है, और उसके बाद उन कंपनीज को क्लोज डाउन कर दिया जाता है जिनको वो रिवाइव नहीं कर पाते हैं, जिनको वो वापस से जिंदा नहीं कर पाते हैं, उन सिक इंडस्ट्रीज को क्लोज कर दिया जाता है। लास्ट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम MOU भी बोलेंगे, ये क्या है, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि लाया गया था ताकि जो मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस था, हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं कि जो हमारी तीनों इंडस्ट्रीज है पब्लिक सेक्टर की, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, इसमें मिनिस्टर्स का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। गवर्नमेंट हर डिसीजन में गवर्नमेंट से पूछा जाता है, मिनिस्ट्रीज के द्वारा देखा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट उनका ध्यान रखती है, उनको मैनेज करती है। तो इतना सारा इंटरफेरेंस होने के कारण वो सबसे बड़ा कारण था कि ये लोग इतना सब कुछ हमें करना पड़ा। क्यों, क्योंकि मिनिस्टर्स इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखने लग गए थे, हर डिसीजन में बीच में टांग अड़ाना और ऐसे सब कुछ, और ढंग से डिसीजन ना लेने देना, पेंडिंग रखना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करवाना ताकि वो खुद का पैसा बना सके। तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस था, इसका मिनिस्टर्स का जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस था उसको हटा दिया गया, और जो कंपनीज थी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी या जो हम गवर्नमेंट कंपनीज थी, उनको ऑटोनॉमी दी गई, उनको खुद से काम करने की एक्स्ट्रा पावर्स दी गई ताकि वो लोग खुद से अब आगे जाके काम कर सके। ये क्या थे, ये कुछ स्टेप्स थे जो कि लिए गए थे ताकि ये जो रिफॉर्म्स है, जो इम्प्रूवमेंट है, जो NEP पॉलिसी के अंदर में लाने वाली थी गवर्नमेंट, उनको अपनाया जा सके।
क्या क्या थे, रिड्यूस कर दी गई थी इंडस्ट्रीज को 17 से 8 पर, और अब 3 ही इंडस्ट्रीज बची है जिसको होली पब्लिक सेक्टर संभालती है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर संभालती है। नेक्स्ट था इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट कर देना शेयर्स का। नेक्स्ट इज सिक इंडस्ट्रीज को BIFR के हाथ में दे देना। लास्ट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके एक कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि मिनिस्टर्स का जो इंटरफेरेंस है उसको हटाया जा सके। ये था पब्लिक सेक्टर के रोल को चेंज करना। और नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या MNCs। MNCs हम किनको बोलते हैं, खुद नाम क्या बोल रहा है, मल्टी नेशनल। मल्टी मतलब मेनी और नेशनल मीन्स कंट्रीज। तो ऐसी कंपनीज जो कि अलग अलग कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस, अपनी फैक्ट्रीज, अपने पार्ट्स को लगाती है, उन कंपनीज को हम बोलते हैं MNCs। अपने ऑफिसेज लगाती है, ऐसे कंपनीज को हम बोलते हैं MNCs। जैसे कि हम बात करें एडिडास, यूनिलीवर, नाइकी, कैडबरी, ये सब क्या है, रिलायंस, ये सब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज। इनके ऑफिसेज या इनकी ब्रांचेस सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं, वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में होती है। ऐसी कंपनीज को हम मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आगे के जो भी टॉपिक है वो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, वो अभी हमको नहीं पढ़ने हैं, इस साल वो हटा दिए गए हैं। जो भी है जॉइंट वेंचर कंपनी, पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप और ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सब हट चुके हैं। अभी के लिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोगों का होमवर्क है, आपको जो NCERT में समरी दी गई है, चैप्टर के पीछे जो समरी है उसके हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं, और उसके पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो आपको अपने रजिस्टर्स में करने हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।